नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम। अगर आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस की किसी भी एग्ज़ाम, सेंट्रल या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी या फिर साइंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, जहाँ पर हम डेली सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चैप्टर उठाते हैं और उसके टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज सेल। फिर उसके बाद हमने देखा कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म देखे, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद हमने सेल थ्योरी देखी, फिर उसके डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ सेल्स देखी। फिर हमने डिफरेंस देखा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल में हमने दो सेल देखी, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और उसके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, जिसमें हमने स्पेशली बैक्टीरियल सेल के बारे में देखा, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल हमने जैसे कल बताया था कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि जिन सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स दो, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमेला, कुछ भी कहो एक ही बात है। ठीक है, ये मिलकर बनी होती है स्पेशली कार्बोहाइड्रेट और लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और ये इसे सेलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये अपने अंदर जो भी प्रोडक्ट इन करना है या फिर आउट करना है उसे सेलेक्ट करती है, इसकी मर्जी चलेगी, यानी कि इसे का जो मन करेगा वो इसे अंदर एब्जॉर्ब करेगी और जिस जो मन करेगा उसे वो बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो यानी कि सबको अलाउ नहीं करती, सबकी एंट्री अलाउ नहीं, जैसे कि हम अपने घर में सिर्फ गेस्ट को अलाउ करते हैं, किसी स्ट्रेंजर को अलाउ नहीं करते, उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी यही काम है। ठीक है, अब इसके अंदर आता है, ये मेनली हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट और लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो इसके अलग अलग कंपोनेंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिपिड्स के अंदर जो हम लिपिड्स देखते हैं, लिपिड्स के अंदर मेनली आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड। ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो होती है फोस्फोलिपिड की, और फोस्फोलिपिड के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेनली पाया जाता है प्रोडक्ट, वो पाया जाता है लेसिथिन। इसे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और लेसिथिन के अंदर फिर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो अगर फोस्फोलिपिड का हम स्ट्रक्चर देखें तो देखेंगे इसके पास एक हेड होता है। ठीक है, ये हेड होगा और इस दो टेल होंगी। ठीक है, जो हेड होगा वो होगा पोलर और हाइड्रोफिलिक, सॉरी, हेड होगा पोलर और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये वाटर लविंग, यानी कि जो कि जिसे वाटर से प्यार होगा इजीली ये वाटर में मूवमेंट कर लेगा, वाटर में रह लेगा। ठीक है, लेकिन जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है और हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि ये इसे पानी से डर लगता है और ये अपने आप को पानी से सुरक्षित रखती है, यानी बचा कर। फिर आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात करें तो ये दो तरीके का प्रोटीन भी दो तरीके का होता है, कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि एक्सट्रिंसिक के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो आउटर साइड, यानी कि एक्सट्रिंसिक यानी बाहर, एक्सटर्नल जो कि बाहर की साइड होगा उसे बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो इंटीग्रल मीन्स अंदर की साइड होगा उसे बोलेंगे हम इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, और जो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इस तरीके से होगा, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखो आप, कि अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यानी कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा वो इसके दोनों साइड में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी हो सकता है ये और ये यहाँ पे भी हो सकता है, बस ये है कि इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है, ये वाला जो पोर्शन है ये होगा आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये साइटोप्लाज्म की साइड आएगा, यानी सेल के अंदर की साइड आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होगा वो इस तरीके का होगा, या तो वो यहाँ पे इस तरीके से बरीड होगा हाफली, या फिर वो फुली इस तरीके से बरी होगा, यानी कि आर पार होगा एनवायरनमेंट में और सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, और जो इनकी इसी वजह से हम प्रोटीन को ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पे ही हम प्रोटीन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो एक्सट्रिंसिक होगा वो इजीली बाहर निकल जाएगा, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होगा जो पार्शियली बरीड या फिर टोटली बरीड होगा उसे निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसी के बेस पे हमने प्रोटीन को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन 30% देखने को मिलता है और इंटीग्रल प्रोटीन 70% देखने को मिलता है आपको। ठीक है, फिर आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर हम देखें तो ये भी जिस तरीके से हमने प्रोकैरियोटिक सेल में हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ी थी, एक आउटर लेयर होती है, इसी तरीके से ये भी ग्लाइकोकैलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये केवल आउटर सरफेस पे देखने को मिलता है। जैसे मैंने भी बताया था आपको, प्रोटीन तो प्रोटीन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो केवल सिर्फ आउटर साइड पे, यानी कि जो एनवायरनमेंट के साइड में जो साइड है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच।
बीच में। तो ये जैसे कि असर्शन रीज़न के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें कि जो कि ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन से जुड़ा होगा उसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड से जुड़ा हुआ होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे बोलेंगे हम ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लिपिड और प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो वेरी करती है एक रेशो में, ठीक है। मतलब सेल टू सेल वेरी करती है, डिफरेंट हो सकती है, ये नहीं कि एक जैसी ही देखने को मिलेगी हर जगह। तो एनसीईआरटी में मेनली यहाँ पे आरबीसी का एग्जांपल दिया हुआ है। तो अगर आप आरबीसी में देखेंगे जो लिपिड की क्वांटिटी होती है वो होती है 40% और प्रोटीन की परसेंटेज होती है 52%, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है तो इसे मार्क करके चलेंगे साथ के साथ ही, ठीक। फिर अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो सबसे मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ली गई वो ली गई फ्लूइड, वो लिया गया फ्लूइड मोसिक मॉडल, जो कि आपका दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। सिंगर निकोलसन ने दिया था 1972 के अंदर, ठीक। इसमें उन्होंने क्या बताया, देखो इससे पहले सिंगर एंड निकोलसन के बताने से पहले ऐसा माना जाता था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक तरीके से सैंडविच की तरह है, जिसमें कि दो ब्रेड आपकी ऊपर हो गई, ये ब्रेड हो गई, और इसके बीच में आपकी आलू की टिक्की भरी हुई है, ये आपके आलू की टिक्की, जो आपकी ब्रेड है ये हो गई आपकी लिपिड, ये हो गई लिपिड, और ये हो गया प्रोटीन, बीच में आलू की टिक्की हो गई आपकी प्रोटीन। लेकिन इसे फिर गलत बताया गया कि ऐसा नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी और डेप्थ में जाके हमने देखा तो हमने देखा कि ऐसा नहीं होता, ये होती है एक तरीके से जैसे चाशनी में पड़ा हुआ रसगुल्ला, ठीक है, जिसमें कि चाशनी लिपिड होगी और रसगुल्ला होगा आपका प्रोटीन। तो अब इसे एक बार समझ लेते हैं कैसे होता है, ठीक। देखो इसमें लिपिड जुड़े होंगे, लेयर जो लिपिड की जो होगी वो बाई लेयर होगी, यानी कि दो लिपिड जुड़े होंगे आपस में, ठीक है। इसके बीच में प्रोटीन होगा, ये प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि पूरा नीचे तक क्या है, पूरा नीचे तक एम्बेडेड है, ठीक है। वो प्रोटीन है जो कि पूरा नीचे तक एम्बेडेड है, ठीक है। और जो बाहर की साइड लगे होंगे ये होगा एक्सटेंसिव प्रोटीन, ठीक। और इनसे जो जुड़े हुआ होगा ये होगा कार्बोहाइड्रेट आपका, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से जुड़ा हुआ है ये वाला, तो इसे बोल देंगे हम फोस्फो प्रोटीन, फोस्फोलिपिड, ठीक है। और इसे बोल देंगे हम फोस्फोनिन ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, हाँ। जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है उसे बोलेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड से जुड़ा हुआ होगा ये जैसे कि ये वाला, इसे बोलेंगे हम ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। हाँ, तो ये वाला हो गया, आपका मॉडल कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो मैंने बता दिया वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, आप एक बार देख लीजिए कि जो मेजर लिपिड जो पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो होता है फोस्फोलिपिड्स, ठीक है, जो कि बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है। और जो आपका लिपिड है वो हमेशा अरेंज होता है एक तरीके, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो लिपिड है वो हमेशा ऐसे ही अरेंज है, यानी कि हेड बाहर की साइड और टेल अंदर की साइड, ऐसा ही है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता वैसा, ऐसा इस वजह से नहीं हो सकता कि हमने पढ़ा है कि जो इसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। तो इसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट से, यानी वाटर वाले एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है, इस वजह से इसकी जो टेल होगी वो अंदर की साइड होगी, यानी कि वाटर एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड होगी। इस वजह से हमेशा जो हेड होगा वो आउटर साइड में होगा और जो टेल होगी वो इनर साइड में होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया आपका। फिर उसके बाद आता है फ्लूइड मोसिक मॉडल। फ्लूइड मोसिक मॉडल के बारे में अगर एक दो पॉइंट हम देखें तो क्या होता है, फ्लूइड मोसिक मॉडल को क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड भी बोला गया है, ठीक है, जिसमें कि प्रोटीन और लिपिड दोनों का मूवमेंट होता है, यानी कि वो सिंपल ऐसी है, एक ही जगह पे स्टेगनेंट है नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें मूवमेंट होते रहते हैं दोनों के ही, प्रोटीन का भी और लिपिड का भी, और इसी मूवमेंट को उसकी फ्लूइडिटी बोला जाता है, इसकी मूवमेंट को फ्लूइडिटी बोला जाता है, ठीक है। और इसी फ्लूइडिटी की वजह से, जो फ्लूइड नेचर की वजह से ही इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे सेल ग्रोथ हो गया आपका, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन हो गया, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सारे फंक्शन सिर्फ इसकी फ्लूइडिटी होने की वजह से ही होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कई बार, ऐसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी या फिर उसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका हो गया कि आपको ये बताना है कि लिपिड और प्रोटीन दोनों की ही वजह से होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि लिपिड के अंदर दो तरीके के मूवमेंट देखने को मिलते हैं और प्रोटीन में केवल एक ही तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। लिपिड के अंदर लेटरल मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेटरल मूवमेंट का क्या मतलब है, यानी कि इधर से इधर, इधर से इधर मूवमेंट कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट होगा, ठीक है। और दूसरा मूवमेंट देखने को मिलता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, यानी कि ऊपर से नीचे इस तरीके से ऐसे बाजी मार सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन के अंदर का हो, प्रोटीन के अंदर सिर्फ लेटरल मूवमेंट होगा, यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर मूव कर सकता हो, ठीक है।
ठीक, फिर आपका आ जाता है सेल वॉल। फिर आपका आ गया सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है सेल वॉल। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि ये एब्सेंट होती है एनिमल्स के अंदर। ठीक, फिर इसके अंदर हमें देखनी है 3 तरीके की सेल वॉल के बारे में देखना है, जो कि उसका क्या कंपोजिशन रहता है उसके अंदर। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल के अंदर हमें 3-4 चीज़ें देखने को मिलती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। लोग बच्चे से मिस कर देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर प्रोटीन भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आपकी आती है एल्गी। एल्गी सेल वॉल। एल्गी के अंदर क्या होता है, एल्गी के अंदर आपको सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर आपको प्रोटीन याद रखना है और एल्गी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी याद रखना है। ठीक है, फिर आती है आपकी फंगी। फंगी की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, ठीक, फिर अब हम आगे देख लेते हैं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक, क्या होता है, एक सेल है आपके पास, चलो मैं आपको यहाँ पे बना के बताती हूँ। आपके पास ये सेल होगी। ठीक है, इसने डिवाइड किया, इसका न्यूक्लियस अलग हो गया। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस अलग हुआ है सिर्फ। ठीक, सेल नहीं डिवाइड हुई, तो अब क्या होगा, यहाँ पे बीच में छोटे 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 यहाँ पे आपके स्पिंडल फाइबर्स आ जाएंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स के पास ही यहाँ पे गोल्गी बॉडीज रखी होंगी। ठीक है, तो क्या होगा, गोल्गी बॉडी सीक्रेट करना स्टार्ट करेंगी पैक्टिन। पैक्टिन सीक्रेट, कैल्शियम और पैक्टिन सीक्रेट करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थिक होती चली जाएगी, जैसे जैसे डिपोजिशन होता जाएगा कैल्शियम का पैक्टेट का, तो ये थिक होती चली जाएगी और ये वाली लेयर बन जाएगी आपकी कैल्शियम पैक्टेट, और इसे बोलेंगे हम मिडिल लैमेला, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा मिडिल लैमेला, ये हो गई मिडिल लैमेला। ठीक है, और फिर एक मिनट, मिडिल लैमेला। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि फिर ये धीरे धीरे जैसे पैक्टिन रिलीज करता रहता है, तो इसके आसपास आसपास पैक्टिन जमा होता रहता है। ठीक है, पैक्टिन जमा होता रहता है, जो कि बनती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल जो कि थिन होगी, फ्लेक्सिबल होगी, और ये मेनली जो यंग प्लांट्स होंगे, जो मतलब यंग प्लांट्स से सॉरी जो यंग सेल्स होंगी उसमें ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैक्टिन का जो कंसनट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद सेल मैच्योर होनी स्टार्ट होती है। अब मैच्योर हो रही है अपने धीरे धीरे, तो क्या होता है, ये जो पैक्टिन के बाद लिग्निन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे लेयर बनती चली जाती है। ठीक है, दोनों साइड में लेयर बनती चली जाएगी, इसे बोलेंगे हम सेकेंडरी वॉल। ठीक है, ये बन गई आपकी सेकेंडरी वॉल। ठीक, जो सेकेंडरी वॉल होगी वो आपकी होगी, इधर इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई सेल की चारों तरफ। ठीक है, जो न्यू सेल न्यूक्लियस डिवाइड होती है, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई और इधर बन गई आपकी सेकेंडरी वॉल। यहाँ पे देखो डायग्राम में सेकेंडरी वॉल। ठीक है, ये हमेशा किस में मिलेगी आपको, मैच्योर सेल में देखने को मिलेगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही बनेगी ये। ठीक है, ये थिक होगी, हार्ड होगी, और इसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा होगा, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर तो पैक्टिन देखने को मिला था ज़्यादा, और इसके अंदर क्या होगा, लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर जैसे कि ये सेल बन जाती है, तो अब क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है उसके बीच बीच में थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोर्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो अब लेकिन क्या होता है, सेल का काम होता है कि वो आपस में ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती हैं। ठीक है, कुछ भाई कुछ मुझे चाहिए तो तू मुझे दे दे, इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते रहते हैं। तो यहाँ पे बीच में सेल पोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से। ठीक है, हमें बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल को और सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल को, और जो मिडिल लैमेला बनी है उसको चीरते हुए माइक्रोट्यूब्यूल जाएंगे, जो कि पोर से होते जाएंगे, सेकेंडरी वॉल के पोर से होते हुए जाएंगे, जिन्हें हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, जिन्हें हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। इसका क्या काम होगा, एक तरीके इसे बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, ठीक, इसमें मिडिल क्या होगा, मिडिल लैमेला और प्लाज्मा, मिडिल लैमेला और प्राइमरी वॉल आर ट्रांसवर्स्ड बाय दीज, यानी कि उसे भेद किया जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। ठीक, फिर अब एक बार इनके पूरे सभी के बारे में देख लेते हैं। जो हाँ, इसके आपको ये जो ध्यान रखना कि मिडिल लैमेला जो होती है वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। ठीक,
और इसे ये एक तरीके से ग्लू का काम करती है, यानी दोनों सेल को एक दूसरे से मिला के रखने का काम इसी का ही है, मिडिल लैमेला का, ठीक है। इसीलिए इसे सीमेंटिंग लेयर कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि ऐसी कौन सी लेयर है कि जो कि जैसे ही फ्रूट मैच्योर या फिर राइप होता है फ्रूट, वो सॉफ्ट हो जाती है और डिसॉल्व हो जाती है, तो वो होती है मिडिल लैमेला। जैसे जैसे फ्रूट होता है वो मिडिल लैमेला उसकी डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर हम पढ़ेंगे तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन से हम समझ आ रहा है कि यानी कि मेम्ब्रेन रहने वाली है इसके अंदर और सिस्टम यानी कि पूरा कुछ सिस्टम रहने वाला। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गेनल्स आ जाते हैं आपके। एक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये 4 ऑर्गेनल्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी आउटर लेयर है, मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है, तो उसे एंडोमेम्ब्रेन क्यों नहीं कहा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों नहीं कहा गया। देखो यहाँ पे सिस्टम आ रहा है तो सिस्टम से हमें पता चल जाता है कि यानी कि कुछ सिस्टम है जिसमें कि सब एक साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करने वाले हैं। तो यानी कि यहाँ पे 4 जो ऑर्गेनल हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनके फंक्शन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं इनके फंक्शन, इसीलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसमें न्यूक्लियर पोर होंगे बीच बीच में, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से देखो ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ बना हुआ है ये, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसके, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसमें जो ये ट्यूब्यूल्स बनी हुई दिखाई थी मैंने, ऐसे ये ऐसे 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 बनी हुई है ये 3 टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। इसमें ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, वेसिकल्स हो सकती हैं, सिस्टर्नें हो सकती हैं, ठीक है। और जो इसका जो स्पेस है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ल्यूमिनल पार्ट और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। ल्यूमिनल पार्ट को अगर देखेंगे हम तो जो ई इनर वाला पार्ट है ये है ल्यूमिनल पार्ट, ठीक है। और जो ये बाहर वाला स्पेस है यानी कि जो फिंगर्स के बीच वाला स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में आ रहा है ये है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, ठीक है। बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, ठीक। अब ये दो, इसके अंदर क्या होता है, 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलते हैं आपको। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनका अपीयरेंस रफ बनाते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही जुड़ा हुआ होता है और ये हेल्प करता है आपको प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि जो उसके ऊपर राइबोसोम जुड़े होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। और प्लस रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या होता है जब सेल डिवाइड होती हैं तो उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो बस्ट हो जाता है यानी कि डिग्रेड हो जाता है एक तरीके से, तो उसके दोबारा फॉर्मेशन के लिए ही भी कौन आपका हेल्पफुल होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करेगा, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, ये लिपिड और स्टेरॉइड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या होता है, फिर आते हैं आपका सेकंड गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी आ गई आपकी गोल्गी बॉडी, ठीक है। इसको जो दिया था ये दिया था आपके साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। इसमें ईयर भी इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। गोल्गी बॉडी एक डेंसली स्ट्रेन्ड बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के ही पास पाई जाती है और ये हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जुड़ी हुई होती है। इन दोनों के फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैंने पहले बताया था। तो इसका फंक्शन क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जब वो कुछ भी बनाएगा यानी कि वो प्रोटीन बना रहा है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा है या फिर स्टेरॉइड या फिर हार्मोन कुछ भी बना रहा है, वो लिपिड बना रहा है कि सिंथेसिस कर रहा है, तो गोल्गी बॉडी क्या करेगी, यहाँ से इसका ये वाला सरफेस होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड होगा, ये वाले सरफेस बोलेंगे इसे सिस सरफेस, ये कॉन्वेक्स फॉर्म का होता है, ठीक है। सिस सरफेस, तो यहाँ से आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना फूड दिया वेसिकल के फॉर्म में और इसने एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ से, ठीक है। इसने लिया यानी कि सिस फेस इसका हो गया फॉर्मिंग फेस, यानी कि जो बन गया है वो इसने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे लेने के बाद ये क्या करेगी, 3 फंक्शन होते हैं इसके। पीपीटी, पीपीटी से याद रखेंगे आप, पैकेजिंग, पैकेजिंग प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट इन फॉर्म ऑफ पैकेट, ठीक है। यहाँ से जब इसने लिया तो इसके अंदर इसे लगा कि भाई ये प्रोटीन अभी अधूरा है, इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके क्या करेगा, प्रोसेस करेगा यहाँ पे सिस फेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसने कहा चलो अब हो गया काम पूरा, अब इसे फॉर्म पैकेट बना लेते हैं, इसके पैकेजिंग कर लेते हैं, तो फिर करेगा पैकेजिंग और पैकेजिंग करने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट करेगा किसके फॉर्म में, पैकेट फॉर्म में, वो करेगा यहाँ से जो ये कॉनकेव सरफेस देखने को दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से पैकेट के फॉर्म में ये ट्रांसफर कर देगा। इस फेस को बोलेंगे इसका ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस क्यों, क्योंकि भाई इसने यहाँ पे जो भी पैकेजिंग प्रोसेसिंग होनी थी वो सब करके यहाँ से पैकेट निकाल दिया है, ठीक है। अब इसकी जो जो इस तरीके की जो ये होती हैं यूनिट होती हैं इसे बोलते हैं हम सिस्टर्ने,
ठीक है, और ये पैरेलली अरेंज होती हैं एक दूसरे से और जुड़ी हुई होती हैं बीच बीच से। ठीक है, ठीक। अब करते हैं इसके फंक्शन। देखो जो गोल्गी बोर्ड है भाई, इसका काम है कि जो भी कुछ बना है उसकी पैकेजिंग करना, उसकी प्रोसेसिंग करना। तो इस वजह से ये क्या करता है, ये बहुत इसके फंक्शन होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जिसे कि नॉर्मली हम याद नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए एक आपको ये दिया है फॉर्मूला, इससे याद रखेंगे। इसे बोलते हैं, इसे याद रखना आपको एक, हाँ, इसे याद रखना आपको गैस VLCC से। ठीक है, गैस VLCC कैसे, जैसे जी से आगे आपका ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा ये। ठीक, फिर ठीक, फिर दूसरा फंक्शन होता है इसका एक्रोसोम इन स्पर्म। स्पर्म में आपने देखा होगा आगे वाला जो पार्ट होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं, उसका फॉर्मेशन भी आपका करेंगी गोल्गी बॉडी। फिर आता है सिक्रेशन का काम। ठीक है, पैकेजिंग प्रोसेसिंग करके सिक्रेशन कौन कर रहा है, गोल्गी बॉडी कर रही है। ठीक है, विटल वाइटलोजेनेसिस यानी कि योग फॉर्मेशन में जो एग में योग बनता है उसमें भी इसी का काम होता है। लाइजोसोम का फॉर्मेशन यही करता है, सेल वॉल की सिंथेसिस यही करता है, और प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस यानी सेल का जो डिवीजन होता है उसमें भी हेल्प यही करता है, गोल्गी बॉडी का ही फंक्शन होता है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम किसने दिया था, आपको दिया था बाय डी डोवे ने। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, याद रखेंगे। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, जो कि 4 to 5 होनी चाहिए जिसकी पीएच। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से क्या मतलब है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हम उसे बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जब H2O आएगा, H2 आएगा तो बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये उसका डाइजेशन कर लेगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन पंप प्रेजेंट होते हैं जो कि H पॉजिटिव कंसनट्रेशन को मेंटेन करेंगे। यानी कि देखो, जब वाटर से रिएक्ट होगा तो वाटर ऐड होगा उसके अंदर, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और उसका डाइजेशन होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस की कमी हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन पंप्स होते हैं जो कि H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन की H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ये लाइसोसोम जो है एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल, यानी कि इसका प्रे जिस टाइप का होगा, इसका फूड जिस टाइप का होगा, उस टाइप से अपनी शेप चेंज कर लेगा, उस टाइप से फूड खा लेगा। ठीक है, इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि लाइसोसोम पड़ा हुआ है इनएक्टिव फॉर्म में, उसके पास कोई फूड नहीं है, कुछ नहीं है अभी खाने के लिए, कुछ नहीं है, तो उसे बोले प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसे दिखा कि भाई ये वेस्ट मटेरियल आ रहा है यहाँ से, इसे खाना है, वेस्ट मटेरियल ही इसका खाना होता है। ठीक है, तो इसे खाना है, तो ये हो गया एक्टिव, इसके अंदर के जो एंजाइम है वो एक्टिव हो गए, इसने वो खा लिया और फूड को कर दिया डाइजेस्ट। ठीक है, अब उससे भी कुछ वेस्ट मटेरियल बनेगा आफ्टर डाइजेस्ट, वो नहीं, जो डाइजेस्ट किया उसे बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, अब जो थर्ड क्या हुआ, थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ, जो वेस्ट मटेरियल है वो बच गया इसके अंदर, मतलब जो वेस्ट मटेरियल इसने खाया उसके बाद भी कुछ वेस्ट मटेरियल इसके पास बच गया, इसका जो डाइजेशन होने के बाद वेस्ट मटेरियल निकला। ठीक है, वो इसके अंदर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक टाइम ऐसा आया कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया अपने उस वेस्ट मटेरियल को, वो कहीं पे ठिकाने नहीं लगा पाया एक तरीके से। तो क्या हुआ, वो बस्ट हो गया लाइसोसोम, जिसकी वजह से इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था वो आसपास की सेल्स में आसपास की सेल के पास फैल गया, इस और उन्हें भी कई बार ये हार्म कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल, क्योंकि अपने अपने आप को भी ख़त्म कर लेता है और आसपास की सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है कई बार। ठीक है, फिर आता है आपके पास वैक्यूल। वैक्यूल 3 तरीके के वैक्यूल होते हैं, एक फूड वैक्यूल, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक सैक वैक्यूल। ठीक है, जो फूड वैक्यूल होते हैं वो प्रोटिस्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि इंजेक्शन मतलब फूड खाने के लिए ही हेल्पफुल होंगे, इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, फिर आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है आपके अमीबा में। अमीबा में भी स्पेशली फ्रेश वाटर अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, यानी कि ओस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होगा है। ठीक है, फिर थर्ड टाइप का वैक्यूल आता है आपका सैक वैक्यूल। सैक वैक्यूल केवल प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, 90% जो वॉल्यूम होता है वो इसी ने, सैक वैक्यूल ने ही घेरा हुआ होता है। इस तरीके की सेल होती है, देखो नीचे सेल बनी हुई है ये रही। ठीक है, इसके अंदर जो वैक्यूल है इसी ने सारा स्पेस कवर कर लिया, और जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में बेचारा छुप के बैठ गया है। ठीक है, तो क्या होता है, जो वो इसके अंदर भी बहुत सारा सामान भरा होता है, जैसे वाटर हो गया, सैप हो गया, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया। ठीक है, हमारे अंदर लाइसोसोम होते हैं, उस तरीके से सैप वैक्यूल प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ये सिंगल लेयर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है,
ये क्या करती है, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि जैसे कि बाहर मानो इसने वेस्ट मटेरियल अंदर लिया, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गई। अब बाहर वाली कंसंट्रेशन लो है, तो लो कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन की तरफ कुछ भी मूवमेंट होगा, बाहर वेस्ट मटेरियल है वो तो चाहिए, इसे लेना ही होगा किसी भी तरह। तो अब किसी भी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जब मूवमेंट होती है तो हमेशा कैसी होती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो इसमें मूवमेंट होगी वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा आयंस का वेस्ट फॉर्म का, वेस्ट का फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। फिर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। किसी से पूछ लो पावर हाउस सेल ऑफ सेल के किसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबको ही पता होता है क्या, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ये अगर मतलब ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है कि इसे हम माइक्रोस्कोप के अंडर इजीली नहीं देख पाते, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके नंबर और शेप वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, यानी कि किसी सेल में हो सकता है ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाए, किसी में हो सकता है कम में पाया जाए, हो सकता है इसकी शेप अलग तरीके की हो दोनों में, ठीक है, जो भी उसका फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, साइटो एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, ये एटीपी का सिंथेसिस करता है, यानी कि इसी एटीपी का सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी आपकी, एक होगी इनर मेम्ब्रेन, जिसमें ये इस तरीके की फोल्डिंग प्रेजेंट होंगी। इन फोल्डिंग को हम बोलेंगे क्रिस्टे, इन फोल्डिंग को हम बोलेंगे क्रिस्टे, ठीक है। क्रिस्टे क्या होगी, इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर कोई पोर नहीं होगा, जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर न्यूक्लियर पोर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पोर नहीं होगा, तो इसलिए इसे बोलेंगे हम क्या है, कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। फिर आती है इसकी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमने बता दिया कि इसके अंदर फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती है जिसे बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे बोलते हैं इसके अंदर एक सिस्टम पाया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, या फिर ऑक्सीजोम्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये हम मेनली पढ़ेंगे, जो डेप्थ में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, बस अभी के लिए ये जान लेते हैं कि ये फूड फॉर्मेशन, एनर्जी के फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक स्पेस होता है, वहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं इनर स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या और इसे बोलते हैं आउटर आउटर चैम्बर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। वैसे ही फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट चैम्बर, ठीक। हुँ, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए देखने को मिलता है आपको, सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, फ्यू आरएनए मिलते हैं। अब देखो इसके अंदर डीएनए भी है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए अपनी एनर्जी बना रहा है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं, 70s के राइबोसोम देखने को मिलेंगे, 70s राइबोसोम देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते थे, ठीक है। और ये अपना फिजन से डिवाइड भी करेगा, मिटोटिक डिवाइड बाय फिजन, ठीक है। तो यानी कि ये तो सारी चीज़ें वो हो रही हैं जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखने को मिला था, तो हम ये बोल सकते हैं कि भई ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, अपना इंडिपेंडेंट लिव कर सकता है, रह सकता है अकेले। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके फॉर्मेशन में हमेशा न्यूक्लियस जो होता है, मेन सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसकी हेल्प चाहिए होती है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प चाहिए होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, यानी कि ये अपना आधा काम तो खुद कर सकता है, लेकिन आधा काम इसे बाहर से ज़रूरत पड़ती है, यानी पूरी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल नहीं बोल सकते हैं, इसे सेल विद इन सेल ज़रूर बोल सकते हैं, यानी कि सेल के अंदर एक तरीके से सेल ही है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाता है आपको, यहाँ से देखो कि जो राइबोसोम होते हैं उसका काम क्या होता है, ये तो पता ही है हमें, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी देखने को मिलती है, कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर ही क्या होती है, लिंक रिएक्शन के एंजाइम मिलते हैं, क्रैब साइकिल के एंजाइम भी यहीं पे मिलते हैं, एक्सेप्ट सक्शनेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि आपको मैंने बताया था कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है इनर मेम्ब्रेन में। ये क्वेश्चन है और इसे मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज मिलेगा आपको इनर मेम्ब्रेन में, और जो क्रैब साइकिल के जो एंजाइम मिलेंगे, लिंक रिएक्शन के एंजाइम मिलेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी मिलेगी, वो सब मिलेगी आपको मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जरूरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड प्लांट्स में पाया जाएगा, या एनिमल सेल में नहीं मिलता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल मेम्ब्रेन होगा, सेमी ऑटोनोमस होगा, यानी कि अपने फंक्शंस खुद कर सकता है, और इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर में, ठीक है। ये भी प्लास्टिड भी आपके तीन टाइप में डिवाइड किया हुआ है, तीन कैटेगरी के होते हैं प्लास्टिड।
प्लास्टिड होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, सेकंड हो गया क्रोमोप्लास्ट, थर्ड हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो आप क्लोरो से ही समझ लेंगे कि ग्रीन कलर की बात हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। इसके अंदर ग्रीन कलर का तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। क्लोरोफिल के साथ साथ इसके अंदर कुछ मात्रा में कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, ये लाइट लेगा, सनलाइट जो आ रही होगी उसे एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी करेगा आगे, ठीक है। फिर आया आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमो से समझ आ रहा होगा आपको कलर, क्रोमो मीन्स कलर, तो यानी कि इसके अंदर कलर देखने को मिलेंगे। इसमें अंदर जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट में देखा, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोरोफिल मिलता है और लिटिल क्वांटिटी में कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल। इसमें क्रोमोप्लास्ट में उल्टा है, यहाँ पे लिटिल क्वांटिटी में मिलेगा क्लोरोप्लास्ट और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा आपको कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। कलर इसमें 3 देखने को मिलेंगे, जिसे आप ट्रिक से याद करेंगे। रोए, रोए मीन्स आर से रेड, ओ से ऑरेंज, यस वाई से येलो, तो ये तीनों कलर आप याद रख लेंगे, ठीक है। और इन कलर का मतलब कि क्या हेल्प है, मतलब क्यों कलरफुल बनाया हमने इसे, क्योंकि ये पोलिनेशन में हेल्प करेंगे, यानी कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि इनका सीड डिस्पर्सल होगा, अपनी स्पीशीज़ को ये बढ़ा पाएंगे आसपास के इलाकों में, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, कलरलेस प्लास्टिड है। ये इसका जो मेन फंक्शन है वो है फूड स्टोरेज का, ठीक है। अभी इसमें 3 तरीके के आ जाएंगे, जो कि ये भी यहाँ पे भी लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे याद करते चलेंगे। फर्स्ट आ गया आपको, यहीं पे साथ के साथ याद करो। फर्स्ट हो गया आपका अमाइलोप्लास्ट। एमाइलो, एमाइलो से ही समझ आता है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा एमाइलो का मतलब स्टार्च होता है, ठीक है। तो यानी कि जो स्टार्च का स्टोरेज करेंगे वो होंगे एमाइलोप्लास्ट। फिर स्टार्च, ठीक। और जो एल्यूरोप्लास्ट, आपने प्लांट एनाटोमी मेज़ वाला पढ़ा होगा, जब उसका सीड पढ़ते हैं हम तो उसमें एक एल्यूरोन लेयर होती है जो कि प्रोटीन रिच होती है, तो उससे याद रखेंगे एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है, ठीक है। फिर आया आपका लास्ट इलाइनोप्लास्ट। इलाइनोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है, फैट्स का। तीनों याद हो गए सबके साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अभी हमने 3 तरीके के प्लास्टिड पढ़े, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जिसमें से कि हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। किचन ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कि प्लांट्स के अंदर ये फूड का फॉर्मेशन यही करेगी, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलेंगे किचन ऑफ सेल। ये लेंस शेप की हो सकती है, ओवल शेप की होती है, स्फेरिकल हो सकती है, डिस्कॉइड हो सकती है, रिबन लाइक भी हो सकती है, ऑर्गेनल होता है, ठीक है। ठीक, इसकी लेंथ भी वेरिएबल होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की शेप और साइज, शेप और नंबर वेरिएबल थे, उसी तरीके से इसके भी शेप और नंबर वेरिएबल होंगे, ठीक है। इसके जो नंबर होंगे, एक सेल मिलेगा क्लेमाइडोमोना के अंदर सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट, पर सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। और जो ग्रीन एल्गा होंगी उसके जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उसके अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल देखने को मिलते हैं, ठीक। फिर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन को इन्होंने बोला आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो ज़्यादा परमिएबल होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है, ठीक है। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस था उसे बोला गया था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसे बोला जाएगा पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर स्पेस था खाली, उसे बोलते थे मैट्रिक्स, और इसे बोलेंगे हम स्ट्रोमा, ठीक। स्ट्रोमा के अंदर देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। स्ट्रोमा के अंदर मिलेगा आपको सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 70s राइबोसोम्स मिलेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी मिलेंगी क्योंकि राइबोसोम मिल रहा है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, फूड का फॉर्मेशन करना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस एंजाइम भी यहीं पे मिलेगा जो कि होता है रूबिस्को, ठीक है। कैल्विन साइकिल यहीं पे होगी, डार्क रिएक्शन यहीं पे होगी, कहाँ पे हो रही है ये सब, स्ट्रोमा में हो रही है सब, ये याद रखनी। डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही है स्ट्रोमा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ग्रेनम। ग्रेनम क्या होता है, कुछ इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि कॉइन्स के हमने चट्टे लगा दी, पाइल्स लगा दी, कॉइन को देखेंगे तो उस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। ग्रेनम, और इसकी जो सिंगल यूनिट होती है यानी कि सिंगल कॉइन जो होता है उसे बोलते हैं हम थाइलाकॉइड, तो इसे बोल सकते हैं ग्रेनम को पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स, ठीक है। और ये जो होती है मेनली होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, स्ट्रोमा के अंदर डायरेक्ट रिएक्शन होगी और ग्रेनम के अंदर क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी। ये डिफरेंस याद रखना, असर्शन रीजन में इजीली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन में भी नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन भी बना के पूछ सकते हैं वो, ठीक है।
फिर आ गया आपका थाइलाकोइड। थाइलाकोइड एक सिंगल कॉइन, ठीक है। कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अगर, ये फ्लैट होगा, मेम्ब्रेन, आप कॉइन ध्यान रख लो, कॉइन याद करो कैसा होता है, सिक्का फ्लैट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, सैक लाइक, इस टाइप याद करो आप, ठीक है। और इसके अंदर क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस फूड फॉर्मेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आपका आ गया स्ट्रोमल लैमेला। स्ट्रोमल लैमेला यानी कि जो एक ग्रेनम होंगी या थाइलाकोइड होंगी एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है, एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर से, तो उसे बोलेंगे हम स्ट्रोमल लैमेला, स्ट्रोमल लैमेला, ठीक। ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये फ्लैट है, मेम्ब्रेनस है और ट्यूबुलर होगी, ठीक है। एक डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा थाइलाकोइड में और स्ट्रोमल लैमेला के स्ट्रक्चर में, दोनों फ्लैट भी होंगी, दोनों मेम्ब्रेनस भी होंगी, लेकिन जो थाइलाकोइड होगा वो सैक लाइक होगा और जो स्ट्रोमल लैमेला होगा वो होगा ट्यूबुलर लाइक, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, क्लोरोप्लास्ट समझ आया। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है आपका राइबोसोम। राइबोसोम पढ़े हैं, कल पढ़े हैं, चलो राइबोसोम कर लेते हैं, साइटोस्केलेटन भी कल करेंगे, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, ये मेम्ब्रेनलेस है, यानी कि ये साइटोप्लाज्म में सिर्फ ऐसे पड़ा होता है, इसके कोई आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कई बार, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, शायद डीएसएसबी केवीएस दोनों ही पूछा गया है, तो ये मेम्ब्रेनलेस है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन बनाने का काम होता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखने में विजिबल है, अगर हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसे देखेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और जो इसकी डिस्कवरी की थी वो की थी आपके जॉर्ज पैलेट ने, ठीक है, जॉर्ज पैलेट ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम दोनों ही उसमें देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलता है और यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलता है, ठीक। इसके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम होगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s राइबोसोम होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप इतना ध्यान रखो, ये मैंने थोड़ा डीप में लिख दिया था, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि जो 70s यूनिट है वो मिलके बनी होती है 50s की और 30s यूनिट की, ठीक है। और जो 80s यूनिट होती है वो 80s यूनिट बनी होती है 60s की एंड 40s सब यूनिट की, ठीक है। अब इसमें एस क्या है, एस को हम बोलते हैं सिडबर्ग यूनिट, एस होती है सिडबर्ग यूनिट, ठीक है। ये तो कॉमनली आप याद रख ही सकते हैं। इसे ये होता है एक तरीके से सेगमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि कौन सी यूनिट कितनी जल्दी नीचे सेटल हो रही है उसके अकॉर्डिंग इनके नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 50 ऐसा है, यानी कि उसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, सेगमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा है, तो यानी कि वो ज़्यादा जल्दी से नीचे बैठ जाएगी, तो इसलिए वो हो गया 50s, ठीक है। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्ट मेजर होता है डेंसिटी का और साइज़ का, ठीक। अब क्या होता है, जो राइबोसोम में एक क्वेश्चन और आ जाएगा यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट निकल के, कि जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन और आरआरएनए से मिलके बना होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन बनाना होता है, और ये मिलके बना होता है प्रोटीन और आरआरएनए का ही बना हुआ होता है ये, ठीक है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, आरआरएनए न्यूक्लियो और प्रोटीन से प्रोटीन, तो ये बोलते हैं हम न्यूक्लियो प्रोटीन आरआरएनए। और एक क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, बस ये याद रखो आप, कि जो एटीएस एटीएस राइबोसोम्स जो होते हैं उसके अंदर 28 एसआरएनए की सब यूनिट होती है, ठीक है। उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं राइबोजाइम एंजाइम, ठीक है। बस यहीं तक याद रखो, ठीक है। आज का टॉपिक सारा समझ आया, हमने क्या क्या, बाकी का हम कल देखेंगे, ठीक है। आज हमने क्या देखा, आज हमने यूकैरियोटिक सेल देखा, उसके अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी, सेल वॉल देखी, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, फिर गोल्गी बॉडी, फिर लाइसोसोम, ठीक है, और फिर और लास्ट में हमने क्या देखा, राइबोसोम देखा, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर और आज का टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें। आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के मुझे बताना। तब कल तक, फिर कल नए सेशन के साथ आएंगे, नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय।